इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बाकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले पता हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर द सॉलिड फेज बिगिंस टू सेपरेट आउट फ्रॉम द लिक्विड फेज। जहाँ पर सॉलिड लिक्विड से अलग होना शुरू हो जाता है। मीन्स ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर कोई भी लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन से क्या मुराद है? डिप्रेशन मीन्स कम हो जाना। एक्चुअली जब कोई भी सॉल्वेंट का हम सॉल्यूशन बना देते हैं तो सॉल्यूशन बनने की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम हो जाने से क्या हो जाता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जैसे अगर पानी 0 डिग्रीज पर फ्रीज हो रहा है, लेकिन उसमें अगर हम कोई सॉल्वेंट कोई सोल्यूट डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगा, वो फिर नेगेटिव पर फ्रीज होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक है द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और सेकंड जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये कि ये सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है। तो इसी तरह सिर्फ नंबर पे जितना ज्यादा सोल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। अब इसको एक ग्राफिकली जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। अलोंग द वाई एक्सिस हम जो है वो ले लेते हैं वेपर प्रेशर, और अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो टेम्परेचर। पॉइंट ए, बी और सी। अब इसमें ये जो पॉइंट ए है, ए और बी कर्व जो है, दिस इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जब लिक्विड स्टेट में है तो उसका कर्व जो है वो इस तरह से आ गया, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर पीछे यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। हम ए से बी की तरफ यूं आ रहे हैं तो हम लो टेम्परेचर की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा कि ये सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो कर्व बी सी है, दिस इज फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट। मीन्स जब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे के करीब आ जाएं और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह अगर ये पानी होगा तो इसका सॉलिड स्टेट जो है वो आइस होगा। बीसी इस तरह। अब अगर इसी सॉल्वेंट में हम डाल दें, सोल्यूट डाल दें, तो इसका जो कर्व होगा वो फिर लोअर डायरेक्शन में यूं बनेगा। लोअर डायरेक्शन में इसलिए बनेगा क्योंकि सॉल्यूशन बनने से क्या हो जाता है कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो इसीलिए इसका कर्व जो है वो कर्व ए बी के नीचे आएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी ई से। अब ये जो ई पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आके बी सी से मिलना शुरू हो रहा है। मींस ये इस पॉइंट पे फ्रीज होगा। अगर हम इसको नीचे टेम्परेचर की तरफ ड्रॉ कर लें तो पॉइंट ई पे ये वाला टेम्परेचर है, जबकि पॉइंट बी पे ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो आपके पास हाई टेम्परेचर है, इसको हम T1 लिख लेते हैं, और जो
ई पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर है, इसको हमने T2 से लिख लिया। तो क्या हुआ कि जब हमने सॉल्यूशन बना दिया तो वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा बनिस्बत प्योर सॉल्वेंट के, और इन दोनों का ये जो डिफरेंस है ये कहलाएगा डेल्टा टी एफ, चेंज इन द फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। एलिवेशन में ये बात डिस्कस की थी कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, तो इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब इसमें से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। अब के एफ जो है वो एक कांस्टेंट है इनटू एम। के एफ जो है इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने इसको बोला था एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जबकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगर आपके पास 1 मोलल सॉल्यूशन होगा, दिस वन, अगर आपके पास 1 मोलल सॉल्यूशन होगा तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ, और फिर हम कह सकते हैं कि के एफ जो है वो एक 1 मोलल सॉल्यूशन का जो है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर है। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लिया जाता है इन केजीज। इन केजीज तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, n इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर होता है। तो मास चूंकि ग्राम्स में होता है तो हम इसको यहाँ पर वेट के फॉर्म में W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मास को हम W से रिप्रेजेंट कर दें, और चूंकि यहाँ पर मास जो है वो सॉल्यूट की मास की बात हो रही है तो हम W के साथ 2 लिख लेंगे। 2 जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय M2 मोलर मास ऑफ 2, और साथ में फिर क्या हो गया मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो मास होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे W1 से। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेंट का जो मास होता है वो हमने केजी में लेना होता है, तो हम क्या करेंगे कि W1 को डिवाइड करेंगे 1000 से फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स इनटू केजी। अब यहाँ पर भी हमारे पास डिवीजन है, यहाँ पर भी डिवीजन है, तो क्या होगा कि ये 1000 जो है इसको हम यहाँ पर ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे W2 इंटू 1000, और नीचे से जो है वो इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी का ये फॉर्मूला जो है हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और मोलैरिटी का फॉर्मूला W2 1000 डिवाइडेड बाय M2 W1। अब चूंकि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाली इक्वेशंस हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए, दिस थिंग। तो हम अगर इस इक्वेशन में से मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो क्या होगा कि हम इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। M2 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और डेल्टा TF जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी M2 is equal to KF divided by
डेल्टा टी एफ इंटू W2000 डिवाइडेड बाई M2W1। इस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे किसी भी सॉल्यूट का यूजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। If 3.60 grams of glucose is dissolved in 100 grams of water, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है और उसको डाला गया है पानी में। ग्लूकोज के वेट आपको दिया गया है तो हम इसको लिख देंगे दिस इज W2 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है जिसका 100 ग्राम्स दिया गया है, तो दिस इज W1 एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 0.372 K। दिस इज डेल्टा TF। ये जो है आपको ये बताया है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हो गया है या कितना कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो आपसे M2 कैलकुलेट करने को कहा है एंड द KF फॉर वाटर इज, ये वाटर का KF दिया गया है। तो चूंकि यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र है तो हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है और उस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो इक्वेशन हम लिखेंगे M2 इज इक्वल टू KF divided by delta TF into 1000 W2 डिवाइडेड बाय W1। तो क्वेश्चन में से सारा डेटा जो है वो हम निकाल लेंगे। KF कितना दिया है 1.86, डेल्टा TF जो है वो दिया है 0.372 केल्विन, ये हो गया। 1000 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, ये 1000 फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स उसके लिए है। W2 जो है 3.60 डिवाइडेड बाय W1 और W1 जो है वो 100 ग्राम्स है। इसको पुट करने के बाद इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्लूकोज का हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 180 ग्राम्स पर मोल। सो इस तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को यूज़ करके हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाल लिया है।